देखो, ऑडिट सब्जेक्ट मेनली किस चीज पे फोकस करता है? ऑडिट सब्जेक्ट का मेन फोकस है जब हम लोग किसी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने जाएं तो हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, हम लोग कैसे उनको एडवाइस करते हैं, कहाँ उनका एरर है, कहाँ उनका फ्रॉड है, उसको पकड़ते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर वे में प्रेजेंट कर सकें। ट्रू एंड फेयर वे में प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही है ऑडिट सब्जेक्ट। ये आपका पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन पूरा प्रैक्टिकल होता है। हम लोग कैसे क्या चीज़ चेक करेंगे, कौन कौन सा बुक्स में क्या क्या चीज़ देखते हैं, सब आएगा आगे के चैप्टर में। पहला चैप्टर आपको बता रहा है कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट है क्या, उसका ज़रूरत क्यों है, उसका मेन पर्पस क्या है और टाइप्स क्या क्या है। तो देखो, हम एक एक करके टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके लिखता गया है। तो ये टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके टोटल 7 टॉपिक है चैप्टर 1 में। जब टॉपिक 1 क्या बोलता है? कंसेप्ट एंड मीनिंग। देखो, हम 2-3 राइटर का यहाँ पे मीनिंग दिए हैं। पहला राइटर पहले नॉर्मल मीनिंग दिया है, द वर्ड ऑडिट इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियर विच मीन्स टू हियर, मतलब दूसरों को सुनना। ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम वेरीफाई करते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेटर नहीं है, हम लोग जासूस नहीं है, हम लोग वेरीफाई करते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स टू असर्टेन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हम लोगों का मेन मोटिव क्या होता है? हम लोग एग्जामिन करते हैं अकाउंट्स को, ये चेक करने का कोशिश करते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, आपके पीएल के बारे में। एक राइटर का डेफिनेशन हम यहाँ पे 2 दिया है, अगर कोई को याद करना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स। हम लोग आपके अकाउंटिंग डेटा को वेरीफाई करते हैं, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि वो एक्यूरेट है तो, वो रिलायबल है तो। एक और राइटर का डेफिनेशन है, ऑडिटिंग इज द systematic examination of financial statement, records and related operations to determine adherence to generally accepted accounting principle, management policies and stated requirement। हम लोग ये भी चेक करते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते वक्त कि आप लोग गैप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग का जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आप मैनेजमेंट रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, और अदर कोई लॉ जैसे कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, आपको कुछ रिक्वायरमेंट बोला है तो वो आप पूरा करते हो कि नहीं। तो ये है ऑडिट का बेसिक मीनिंग। आपके एग्जाम में ये पहला क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट एंड मीनिंग, तो आप इसको इलाबरेट करके अपने वे में लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक बनता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ऑडिटिंग, सॉरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो देखो, हम यहाँ लिखा पहले मेन पर्पस क्या है मेरा ऑडिट का। ऑडिट एनहेंस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ठप्पा अगर लग जाता है, एक ऑडिटर अगर ऑडिट कर देता है, तो जो भी उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बाद में देखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, डेटर हो, एम्प्लॉई हो, इन्वेस्टर्स हो, इन सबको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है, इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक ही होगा, क्योंकि इसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाई किए, इसका ऑडिट हुआ है। तो ऑडिट एनहेंस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, इसका मेन पर्पस है यूजर का, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। एज दे आर वेरीफाइड फॉर इट्स वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी बाय एन इंडिपेंडेंट कंपिटेंट पर्सन। एक इंडिपेंडेंट आदमी, बाहर का आदमी ऑडिट करता है, कंपनी के अंदर के आदमी ऑडिट करते हैं, लेकिन उसको इंटरनल ऑडिट बोला जाता है, जो कि फाइनल नहीं होता। आपको अल्टीमेटली एक इंडिपेंडेंट आदमी से ऑडिट करवाना पड़ता है, जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो कि सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। तो वो आपको वैलिडिटी और एक्यूरेसी के बारे में कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ वो चेक किया मतलब सब ठीक ही होगा। तो क्या क्या पॉइंट कंसीडर करते हैं ऑडिट करते वक्त? द ऑडिटर नीड टू एंश्योर द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ऑडिट, वो इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। हम आपका हर एक जर्नल एंट्री का एविडेंस चेक करते हैं, आपको बोलता है बिल दिखाओ, वाउचर दिखाओ, सारा नहीं चेक करते, सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं
लेकिन जितना भी चेक करते हैं उनका बिल वाउचर चेक करते हैं, और ज़्यादा गड़बड़ी मिलता है तो सारा भी चेक करते हैं। एंश्योर दैट देयर इज नो ओमिशन और डुप्लीकेशन और फिक्टिशियस एंट्री। हम लोग इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई चीज़ ओमिट नहीं हुआ है, कोई चीज़ डबल या डुप्लीकेट नहीं है, और कोई चीज़ फिक्टिशियस मतलब झूठा नहीं है। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर एंड एम्बिगुअस विदाउट कन्फ्यूजन। सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये बात हम लोग श्योर करते हैं, और उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ये बात का भी हम लोग श्योरिटी रखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारा फॉलो हुआ है कि नहीं, जो अमाउंट आप लिखे हो, जो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन आपकी अलग अलग लेजर का जो नाम बनाए हो आप लोग, जो आप लोग बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन किए हो, जो आप लोग डिस्क्लोजर्स दिए हो नोट्स टू अकाउंट्स में, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, ये बात को हम लोग चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एफआरएफ बोल के एक चीज़ होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब आपका कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है, और अदर जो भी शेड्यूल्स और फॉर्मेट्स दिए हुए हैं अलग अलग लॉ में, वो सारे प्रॉपर्ली बने हैं कि नहीं बने, ये भी हम लोग चेक करते हैं। मतलब आप लोग एफआरएफ फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी हम लोग चेक करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली। आपके यहाँ जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी बना हुआ है वो सारा एकदम कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल और नॉट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं, ठीक नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, तो अगर ऐसा कोई बात है जो दायरे के बाहर रखना ठीक नहीं है तो प्लीज़ आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि तब हम ऑडिट नहीं ले सकते आपका। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़े कंसेप्ट, दूसरा नेचर, अब तीसरा पढ़ रहे हैं स्कोप। तो द ऑडिटर शुड कंसीडर द फॉलोइंग व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये नहीं बोल सकता ये चेक करो वो मत चेक करो, मेरे को सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करने का राइट होना चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, वो जो भी डेटा हमको दे रहे हैं वो भरोसेमंद है कि नहीं, ये हम चेक करवा सकते हैं कि वो डेटा आया कहां से। जैसे कभी कभी हम आपको बहुत मस्त प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, बैंक स्टेटमेंट हम लोग को दे देता है ऑडिटर कंपनी। जब हम लोग एज एन ऑडिटर बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, वो लोग हम लोग को बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, बट वो लोग हमको एक और चीज भी मंगवा के देते हैं, बैंक कंफर्मेशन लेटर। बैंक के लेटर पैड पे छपा हुआ एक लेटर कि वो जो बैलेंसेस बैंक बताया है स्टेटमेंट में, क्योंकि स्टेटमेंट आजकल प्रिंट आउट निकल जाते हैं, तो वो एक लेटर पैड पे मैनेजर का सिग्नेचर के साथ ओरिजिनल लेटर बैंक के लेटर पैड पे लाके देता है हम लोगों को। बैंक देगा बिल्कुल, अगर कंपनी है आप बैंक से मांगो कंफर्मेशन लेटर, बैंक आपको देगा कंफर्मेशन लेटर। तो हम लोग एज ऑडिटर वो भी मंगवाते हैं, मतलब हम लोग उसका सोर्स चेक कर लेते हैं। तो और कल को हमको ये नहीं बोल सकता मेरा कंपनी कि नहीं हम तो वो लेटर नहीं मंगवा के देंगे, ये नहीं हो सकता। डेटर कंफर्मेशन करवाते हैं। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं आपको हम। आप तो बता दिया आपके बुक्स में मिस्टर राम से आप 1 लाख पाते हो और मिस्टर मोहन को आपको 50,000 देना है, लेकिन हम कैसे मान लें, ये तो आपका बुक्स बता रहा है, आप बिल तो नकली भी दिखा सकते हो। तो हम लोग कई बार डेटर से कंफर्मेशन मंगवाते हैं, डेटर से फ़ोन कॉल करवाते हैं, डेटर से मेल मंगवाते हैं, या डेटर से लेटर मंगवा लेते हैं कि उसके हिसाब से कितना बैलेंस निकल रहा है, क्योंकि दोनों तो मैच होना चाहिए, आपके हिसाब से आपका डेटर का बैलेंस और उसके हिसाब से उसके बुक्स में बैलेंस। तो हम लोग सोर्स को बहुत बार चेक करते हैं और ये बात तो कोई हमारे रोक नहीं लगा सकता। तो हमारा स्कोप सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को चेक करने का है, हमारा स्कोप डेटा रिलायबल है कि नहीं ये चेक करने का है। अगला बोला प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रेजेंट कर रहे हो, और कंपनी में तो बहुत सारा डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है, तो आप हमसे वो सब चीज चेक करने से नहीं रोक सकते। यानी आप मेरे डिस्क्लोजर्स को चेक करने का, प्रेजेंटेशन को चेक करने का, डेटा का रिलायबिलिटी का और सारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को चेक करने का स्कोप पे आप कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते। एज अ ऑडिटर अगर आपके पास ऐसा कोई लिमिटेशन लग रहा है, आप पहले ही कंपनी से क्लियर कर लो या अपने रिपोर्ट में लिख दो कि मेरे को ये चीज़ नहीं देखने मिला, ताकि कल को कोई आप पे उंगली न उठा सके। देखो यहाँ पे डी नंबर पॉइंट में ये बात हम लिख भी दिया, इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर स्कोप देयर कैन ही कैन रिपोर्ट द सेम इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपके ऑडिट पे कोई स्कोप पे लिमिटेशन लगा देता है वो लोग, तो आप इस बात को अपने रिपोर्ट में लिख दो। टेक्निकल ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्ट टू परफॉर्म ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कंपिटेंस। टेक्निकली जैसे मान लो बिल्डिंग है,
अब ये बिल्डिंग 10 करोड़ का है कि 100 करोड़ का है कि 50 लाख का है, ये चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट मेरे लिमिट के बाहर है, तो ये मेरे स्कोप में भी नहीं आता। कोई हमसे ये पूछ भी नहीं सकता कि इसका फिगर कैसे आया, आप बताओ। बिल्डिंग 50 लाख ही कैसे है बुक्स में, ये हम कैसे बताएं? बिल्डिंग का तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर बता सकते हैं। तो कुछ चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो मेरे ड्यूटी के बाहर है। तो मेरा स्कोप का दायरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसके रिलायबिलिटी के ऊपर, उसके सोर्स के ऊपर, उसके डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन के ऊपर है। टेक्निकल ड्यूटी मेरा नहीं है। अब देखो यही पे हम लिख दिया एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। हम ऑडिट करते वक्त क्या क्या एस्पेक्ट कवर करेंगे। देखो हम इसको डायग्राम वे में प्रेजेंट किया क्योंकि आपको ये इजी पड़ेगा याद रखना। तो मेरा क्या क्या एस्पेक्ट है? एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। आप कैसे अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हो, एक बिल कैसे आता है, उसका कैसे एंट्री होता है, उसको कैसे स्टोर किया जाता है, उस बिल को कहाँ रखा जाता है, कैसे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, ये पूरा एक प्रोसेस होगा एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरा ये एस्पेक्ट देखना बनता है कि एक कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम कैसे चलता है, उसका इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, कोई चीज़ को बस ऐसे ही कोई भी एंट्री करके रख देता है या एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, कंट्रोल है उसके ऊपर। सेकेंड चीज मेरे को चेक करना होता है वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पकड़ेगा, मान लो एक सेल है 10 लाख का, हम उस ट्रांजेक्शन को पकड़ेगा, उसका वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। ऐसे करके हम सैंपल बेसिस पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन का वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। अगर मोटा मोटी ठीक लग रहा है मतलब बाकी एंट्रीज में भी ठीक ही होगा। तो सैंपल बेसिस पे हमको ये वेरीफाई करने का हक है। कंपैरिजन ऑफ द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, मतलब आपका एविडेंस के साथ आपका ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री, फाइनल अकाउंट को मैच करवाने का मेरा हक बनता है। आप ये मेरा ये भी एस्पेक्ट है, ये भी मेरा दायरे में आता है। वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल एंड एग्जिस्टिंग एंड वैल्यू ऑफ द एसेट। आपके बुक्स में जो एसेट दिखाई दे रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, आपके नाम पे उसका डॉक्यूमेंट है कि नहीं, अभी वो एक्चुअली फिजिकली वो एसेट एग्जिस्ट कर रहा है कि सिर्फ बुक में एंट्री है, ये सब चेक करना मेरे दायरे में आता है। वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज, हम आपका लाइबिलिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम आपको बोला ही था डेटर क्रिएटर को कॉल करके हम पूछ सकते हैं, उनसे स्टेटमेंट मेल में या फिजिकल कॉपी में मंगवा सकते हैं। चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस, आपका पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, क्योंकि मेरे आने के पहले आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बन ही चुका है, तो जो भी पीएल बता रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस सही है कि नहीं, ये चेक करना मेरे दायरे में आता है। रिपोर्टिंग द अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, जनरली एक ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है, शेयर होल्डर को। जनरली एक ऑडिटर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है, उसका ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर के नाम पे होता है, इसलिए जब भी ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट होता है टू दी शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। हाँ, मैनेजमेंट को तो ऑब्वियसली देता है, गवर्नमेंट को भी जाता है, तो उन सब को रिपोर्ट करने का भी दायरा इसका बनता है। कोई इसको ये रोक नहीं सकता कि मैनेजमेंट ये नहीं बोल सकता कि तुम रिपोर्ट खाली हमको दे दो, ऑडिटर को देना, शेयर होल्डर को देना दरकार नहीं है, वो हम देख लेंगे कैसे देना है। हालांकि देता कंपनी है, मैनेजमेंट ही भेजता है शेयर होल्डर लोग को रिपोर्ट, बट ऑडिटर को कोई इस बात से रोक नहीं सकता। अगर कंपनी नहीं भेजी तो ऑडिटर भेज सकता है। तो ये है उसका दायरा। वह अकाउंटिंग सिस्टम को चेक कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, ट्रांजैक्शन का वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एविडेंस से कंपेयर करता है, एसेट का टाइटल एक्चुअली वो एसेट है कि नहीं, उसका वैल्यू कितना है वो सब चेक करता है, लायबिलिटी को वेरीफाई करता है, पीएल के रिजल्ट को चेक कर सकता है, क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई, और जिस को रिपोर्ट भेजना है उसको अप्रोप्रिएट रिपोर्ट को वो उस पर्सन या बॉडी को भेजने का भी हक रखता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े ऑडिट क्या है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़े ऑडिट का नेचर क्या है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़े स्कोप ऑफ ऑडिट क्या क्या है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिट। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का? तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव ये 4 है जो इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, आप जो भी चेक कर रहे हो रीजनेबली वो ठीक है कि नहीं, इस बात का श्योरिटी करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कोई बड़ा मिसस्टेटमेंट, कोई बड़ा फ्रॉड या एरर तो बुक्स में नहीं है ना, ये बात का श्योरिटी करना भी आपका हक बनता है, आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, सॉरी आपका ड्यूटी बनता है। टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है बहुत सारा, मेरा हक बनता है कि उस ऐसे के हिसाब से हमको जिसको जिसको रिपोर्ट भेजना है हम उसको कम्युनिकेट करें। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट बना के देने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव 4 है।
सब कुछ रीजनेबली सही है कि नहीं वो देखना, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड नहीं है वो देखना, जिन जिन को ये पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम्युनिकेट होना है वो देखना, और अपना रिपोर्ट बना के देना। मेरा मेन ये 4 ऑब्जेक्टिव है एज अ ऑडिटर। कंपनी का सब कुछ ठीक है कि नहीं, कुछ डिस्क्लेमर है क्या, कुछ ऐसा बात है क्या जो हमको अलग से डिस्क्लोज करना है, ये सब मेरा ड्यूटी बनता है रिपोर्ट में देने का। 5वां क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। हम इंटरनल कंट्रोल हमेशा एग्जामिन करेंगे। देखो, तुम ऑडिट में सब कुछ चेक नहीं कर सकते। यू कांट चेक ईच एंड एवरी एंट्री। टाटा में लाखों करोड़ों जर्नल एंट्री होगा, तुम हर एक जर्नल एंट्री को चेक करने का तुम्हारा पावर नहीं है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, और तुम्हारा उतना कैलिबर भी नहीं होगा कि तुम सब कुछ चेक कर लो, वरना अगला ऑडिट आ जाएगा जब तक पिछला ऑडिट खत्म नहीं होगा। क्योंकि ऑडिट करने का टाइम जनरली कितना मिलता है, अप्रैल से सितंबर के अंदर ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए, तो 6 महीना मिलता है। 6 महीने में तुम सब कुछ चेक नहीं कर सकते। तो इंटरनल कंट्रोल अगर किसी कंपनी का स्ट्रांग है तो तुमको वहाँ पे कम चेकिंग करना पड़ता है, और किसी कंपनी का अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया नहीं है तो तुमको कुछ ज़्यादा कुछ चेक करना पड़ता है। तो तुम्हारा पहला काम होता है एज अ ऑडिटर कि तुम उसके इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करो कि उस कंपनी का अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर उन लोगों का खुद का कंट्रोल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कंट्रोल है अकाउंट्स के ऊपर, तो तुमको ज़्यादा माथा पच्चे का जरूरत नहीं है, तुम ओवरऑल चेक करके निकल सकते हो। तो ये तुम्हारा पहला काम है कि उनका वीकनेस कहाँ पे है इंटरनल कंट्रोल में, उनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ये चेक करना तुम्हारा पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, ऑथेंटिसिटी एंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। बैलेंसेस निकाल के देख लो, एक बार चेक कर लो कि सारा बैलेंसेस ठीक आ रहे। आजकल तो क्या टैली आ गया, सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो ये तुम्हारा काम कम हो गया, बट फिर भी अगर कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, फिगर कैलकुलेशंस, उनको क्रॉस वेरीफाई हमेशा करना चाहिए। तुमको ये देखो, 3rd नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है बहुत सारे, गैप है, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। जैसे देखो, हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है, वेरीफाई वेदर कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड। बहुत सारा कंपनी में बहुत गड़बड़ होता है। वेजेस पेड फॉर परचेज ऑफ द मशीनरी जाना चाहिए मशीन के साथ, मतलब कैपिटल नेचर आइटम, गलती से डाल दिया रेवेन्यू नेचर आइटम में। नॉर्मल रिपेयरिंग ऑफ द मशीनरी जाना चाहिए रेवेन्यू नेचर में, डाल दिया गलती से कैपिटल नेचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स ठीक से फॉलो हुए हैं कि नहीं। तो ये तुम्हारा ऑडिटिंग प्रिंसिपल है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ठीक से फॉलो हुए हैं कि नहीं। अकाउंट्स का जो कट ऑफ डेट होता है, मतलब वही मैचिंग कंसेप्ट वाला बात, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को करंट ईयर के इनकम से मैच करना, वो ठीक से हुआ है कि नहीं, ये सब तुमको मेन देखना पड़ता है। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीड्यूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट करने का 2 मेन प्रोसीड्यूर है, एक होता है सब्सटेंसिव, एक होता है सिंपल बेसिस। सब्सटेंसिव मतलब थोड़ा चीज़ों को डिटेल में देखना, थोड़ा अंदर तक घुस के जाना, तो ये भी तुम्हारा काम है। वेरीफाई द इनकम एंड एक्सपेंसेस, पीएल अकाउंट ट्रू एंड फेयर, verify the asset and liability are true and fair, and verify that financial statements are conformity with the books of accounts। तो तुम्हारा मेन 3 क्या काम हो रहा है, इनकम एक्सपेंसेस, पीएल, एसेट लाइबिलिटी ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट्यूटरी कंप्लायंस। तुम्हारे ऊपर बहुत सारे टाइप का लॉ एप्लीकेबल होता है कंपनी के ऊपर, तुमको देखना पड़ेगा उनके नियम कानून ठीक से फॉलो हुए हैं कि नहीं। जैसे जीएसटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट, फैक्ट्री लॉ, ये सब चीज़ भी एप्लीकेबल होती है, तो तुमको स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को भी गो थ्रू करना पड़ता है। और फाइनली बात तो आई गया, तुमको अपना ऑडिट रिपोर्ट में अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा। तो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑडिटर को फॉलो करने पड़ते हैं। ये है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। अब एक देखो छोटा सा आंसर है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिटर। कुछ नहीं, ये ज्ञानबाजी का आंसर है, ऐसे ही टाइम पास है। तुम्हारा इंटीग्रिटी होना चाहिए, तुम इंडिपेंडेंट वे में काम करो, कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, क्लाइंट का डाटा लीक मत करो, अपना पूरा स्किल एंड कंपिटेंस को यूज करो, दूसरों के द्वारा किया गया काम को भरोसा में रखो। जैसे इंटरनल ऑडिटर अगर ऑडिट करके दिया है, वैल्यूएशन ऑफिसर को ये एसेट का वैल्यू निकाल के दिया है, तो तुमको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखो, हर चीज़ का एविडेंस कलेक्ट करके रखो, और हमेशा अपना रिपोर्ट में प्रॉपर कंक्लूजन दो। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो ऑडिटर के ऊपर लागू होते हैं,
और कुछ प्रिंसिपल जो ऑडिट के लिए थे। तो प्रिंसिपल फॉर ऑडिट एंड प्रिंसिपल फॉर ऑडिटर। तो पहला क्वेश्चन पढ़े मीनिंग, दूसरा नेचर, तीसरा स्कोप, चौथा ऑब्जेक्टिविटी, पांचवा बेसिक प्रिंसिपल्स। अब आते हैं छठे पे, एरर एंड फ्रॉड्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अलग पार्ट है। एरर एंड फ्रॉड्स, एरर का पहले हम मीनिंग बताया एरर एंड फ्रॉड का, उसका क्लासिफिकेशन बताया और फिर कैसे कैसे वो एरर और फ्रॉड को देखा जाता है। तो देखो लिखा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एसे 240, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइंड फ्रॉड एज। तो एसे 240 तुमको बताता है कि फ्रॉड का मतलब क्या है। एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग द मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस या एम्प्लॉयज या थर्ड पार्टी, कोई जानबूझ के किया हुआ एक्ट कोई इंडिविजुअल द्वारा, किसी मैनेजमेंट द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा या कोई थर्ड पार्टी द्वारा, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज, किसी को डिसीव करने के लिए या कोई अनजस्टिस और इलीगल एडवांटेज उठाने के लिए किया गया काम को फ्रॉड माना गया। जानबूझ के किया गया काम इंडिविजुअल द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा या थर्ड पार्टी द्वारा किसी को डिसीव करने के लिए या कोई इलीगल एडवांटेज उठाने के लिए, इसको फ्रॉड माना गया। ऑल्दो फ्रॉड इज अ ब्रॉडर लीगल कंसेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ एसेस द ऑडिटर इज कंसर्न विद फ्रॉड दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब देखो फ्रॉड तो बहुत कुछ है, तुम सब कुछ फ्रॉड नहीं देख सकते, तो तुम किस पे फोकस करोगे एज ऑडिटर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर। कोई बड़ा इंपैक्टफुल फ्रॉड हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन का नींव हिला सकता है पूरा, वैसा फ्रॉड्स के ऊपर तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। तो यहां देखो 2 टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट बताए गए हैं। मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो 2 टाइप के फ्रॉड बताया गया, 2 टाइप का मिस स्टेटमेंट बताया गया। एक मिस स्टेटमेंट जो अकाउंट्स में है, दूसरा मिस स्टेटमेंट जो एसेट के बारे में है। एक मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मतलब पीएल में जानबूझ के ज्यादा खर्चा दिखा देना, जानबूझ के कम सेल दिखा देना, फ्रॉड बिल्स दिखा देना, ये हो गया मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फिजिकली वो एसेट है ही नहीं, तुम दिखा रहे हो एक एसेट अवेलेबल है, फिजिकली वो एसेट है लेकिन तुम बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब कर दिए। तो एसेट के बारे में गलत जानकारी या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी पीएल के बारे में गलत जानकारी। तो देखो हम यहाँ पे बताया फ्रॉड 2 तरीके का, ऊपर जो लाइन बताया वही डायग्राम में बता दिया। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब एसेट में भी 2 पार्ट है, कैश को लेके कोई मिस स्टेटमेंट या फिर गुड्स को लेके कोई मिस स्टेटमेंट। इससे में एसेट्स में मेनली 2 चीजों पे फोकस किया गया, स्टॉक एंड कैश। इन 2 में ज्यादा मिस स्टेटमेंट होने का स्कोप होता है, तो हमको इन दोनों बातों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी एक्सेप्टेड। देखो अब हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो बात बताया तुमको, देखो कैसा कैसा झूठ हो सकता है उसमें, कैश को लेके कैसा कैसा झूठ हो सकता है। मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन, ये ऑल्ट्रेशन कर देना एंट्री में, झूठा एंट्री दिखाना, मैनिपुलेट करके कम फिगर या ज्यादा फिगर दिखा देना, एंट्री को ऑल्टर कर देना, ये सब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन, एंट्री को गायब भी कर देना। इंटेंशनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सब हो गया फ्रॉड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड फ्रॉड ऑफ दूसरा क्या था, फ्रॉड ऑफ एसेट। इसमें तो हम बता ही दिया गुड्स और कैश को लेके। कैश को लेके क्या झूठ हो सकता है, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, ज्यादा कैश पेमेंट दिखा देना, सपोर्टिंग कैश रिसिप्ट, नकली कैश रिसिप्ट लेके आ जाना, या कास्टिंग रॉन्ग टोटल इन द कैश बुक, जानबूझ के रॉन्ग टोटलिंग कर देना, ये सब हो गया डिफॉल्केशन ऑफ कैश। तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, फ्रॉड का मतलब क्या है। फ्रॉड 2 टाइप का है, रिपोर्टिंग में फ्रॉड या एसेट में फ्रॉड। एसेट में 2 टाइप का, गुड्स या कैश। रिपोर्टिंग के फ्रॉड का 3 मतलब बताया और कैश के फ्रॉड का भी 3 मतलब बताया। देखो यहाँ पे इसी को अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया कि तुम रिपोर्टिंग में क्या क्या फ्रॉड, क्यों फ्रॉड करते हो, ये फ्रॉड का रिस्क फैक्टर क्यों आता है, ये क्यों पे आ जाते हैं, और इसके बाद लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये फ्रॉड का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड क्यों करते हैं या क्या चीजों को हम गलत दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं,
कई बार क्या होता है, इंसेंटिव्स या प्रेशर होते हैं बहुत सारे, मैनेजमेंट पे प्रेशर है कि इस साल अगर पीएल ज़्यादा दिख गया तो डिविडेंड ज़्यादा बांटना पड़ेगा। मैनेजमेंट जानबूझ के इंसेंटिव्स या कम दिखा रहा है जानबूझ के, ताकि इस साल डिविडेंड कम देना पड़े। या मैनेजमेंट को लग रहा है टैक्स चोरी करना, ज़्यादा इंटरेस्ट और ये सब दिखा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह मेरे टैक्स को कम करते हैं। दूसरा बात है, कहीं अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर हम पैसा फ्रॉड में दिखा दें तो वो पैसा हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम जानबूझ के पैसा में फ्रॉड करते हैं। एटीट्यूड एंड रेशनलाइजेशन, बहुत सारे स्टाफ का एटीट्यूड होता है कि थोड़ा थोड़ा चोरी करते रहो मैनेजमेंट से। अब उस चोरी को छुपाओगे कैसे? वही रिपोर्टिंग में फ्रॉड करो। यही 3 पॉइंट तुम्हारे एसेट के फ्रॉड में भी है, कैश में, इंसेंटिव या प्रेशर फ्रॉड, अपॉर्चुनिटी फ्रॉड या एटीट्यूड फ्रॉड। तो ये 3 रीजंस होते हैं फ्रॉड करने के। अब आता है इसमें ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है। एज अ ऑडिटर तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है इस फ्रॉड में, क्या होता है फ्रॉड, कैसे करते हैं फ्रॉड, वो बात कर लिए। असल में तो पढ़ रहे हैं ऑडिट, तो एज अ ऑडिटर तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन। तुम्हारा 2 मेन काम है, फ्रॉड पकड़ना और फ्रॉड को रोकना। तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो कहाँ लिखे ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉलोइंग आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तुम्हारा पहला जिम्मेदारी बनता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इस बात का हो सके जितना एश्योरेंस कलेक्ट करो। मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू द ऑडिट। ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब क्या है? तुम एकदम प्रोफेशनली सही रहो, ज्यादा रिलेशन बनाने मत जाओ मैनेजमेंट का आदमी लोगों से, तुम अपने प्रोफेशनलिज्म में रहो एकदम। शुड नो दैट रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय फ्रॉड। ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्टाफ से ज्यादा बड़ा फ्रॉड मैनेजमेंट करता है, स्टाफ से ज्यादा बड़ा फ्रॉड मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट पे ज्यादा नजर रखो। मैनेजमेंट के मदद के बिना या मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस के बिना स्टाफ बड़े फ्रॉड नहीं कर सकते। ये हमेशा माइंड में रख के ऑडिट करो। मैनेजमेंट वाले कामों पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे ज्यादा नजर दौड़ाओ जब फ्रॉड को पकड़ना हो। मस्ट बी अवेयर रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मिसस्टेटमेंट हायर देन द मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर। ये हमेशा ध्यान रखो कि फ्रॉड अगर नहीं पकड़ा गया इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उस फ्रॉड के होने के मुकाबले। फ्रॉड के होने से इंपैक्ट तो पड़ेगा लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं, अगर वो फ्रॉड नहीं पकड़ा गया तो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो कुछ एक बातें हमेशा ये दिमाग में रखो। इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड? ऑडिटर क्या कंप्लीटली जिम्मेदार है फ्रॉड को रोकने के लिए, फ्रॉड को पकड़ने के लिए? नहीं। पहला जिम्मेदारी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट का होता है। तो नो, management has the primary responsibility for prevention and detection of fraud and not the auditor. Management should take all necessary steps for fraud prevention and detection through implementation of policies and control. ये मेन जिम्मेदारी मैनेजमेंट का है, सेकेंडरी जिम्मेदारी ऑडिटर का है। मैनेजमेंट का जिम्मेदारी बनता है कि वो फ्रॉड को रोकने के लिए सही पॉलिसीज अप्लाई करे, सही कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल अच्छा रखे। अब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा? तो ऊपर जो बातों बोले तो उन्हीं को पॉइंट में बना दिए। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना, मतलब द ऑडिटर शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म व्हाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट एंड आइडेंटिफाई एनी पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड दैट कुड एग्जिस्ट डिस्पाइट द ऑडिटर्स पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। यस, बहुत बड़ा बात। कई बार क्या होता है ऑडिटर का गलती ये हो जाता है, उनको लगता है ये लोग तो हम पहले भी इनका ऑडिट किए तो बहुत ऑनेस्ट आदमी है, और उस भावनाओं में बह जाता है। एज एन ऑडिटर यू शुड बी प्रोफेशनल, आप भावनाओं में नहीं बह सकते। तो पहले ऑनेस्टी रहा होगा। कोई भी आदमी कब ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट हो जाए इस बात का कोई आपके पास कभी भी, मतलब इस बात को आप जज नहीं कर सकते। तो आपको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना पड़ेगा। आप पास्ट एक्सपीरियंस पे मत जाओ कि पहले तो यहाँ पे कभी फ्रॉड नहीं हुआ तो इस साल भी नहीं होगा और आप फटाफट ऑडिट करके निकल गए, नहीं चलेगा। आपको हर साल वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। दूसरा बात, द ऑडिटर कैन एक्सेप्ट द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन अनलेस देयर इज अ रीजन टू बिलीव। हाँ, आपको मैनेजमेंट जो भी जानकारी दे रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा है, आप उस पर भरोसा करो अनलेस एंड अनटिल आपको फ्रॉड का डर हो। फ्रॉड का डर हो तो डायरेक्ट भरोसा मत करो। तब आप बोलो कि आप तो डेटा का ये फिगर दे दिए,
एक बार डेटर से कंफर्मेशन लेटर मंगवा के दीजिए। तो आप तो बैंक स्टेटमेंट दे दिए, एक बार बैंक का कंफर्मेशन स्टेटमेंट मंगा के दीजिए। तो थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिगेट द इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजमेंट रिलेटेड टू द इंक्वायरीज। हाँ, ये एक अच्छा तरीका फ्रॉड को पकड़ने का। अगर आप मैनेजमेंट से कोई भी सवाल पूछते हो और आपको सही सही जवाब लगता है कि नहीं मिल रहा है, एक बार कुछ मिलता है एक बार कुछ मिलता है, इनकंसिस्टेंट है जवाब, हर बार जवाब बदल रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो उस समय थोड़ा डिटेल चेकिंग के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे 315 आपको ऑडिटर रिस्पॉन्स के बारे में बात करता है, तो वो क्या लिखता है, ऐसे 315 विच कवर्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क रिक्वायर्ड डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम। आपका जो ऑडिटिंग टीम है ना, उसमें हमेशा डिस्कस करो कि तुम कुछ चेक किया, उसमें तुमको कुछ गड़बड़ लगा क्या, कोई दूसरा आदमी कुछ चेक किया, उसमें कुछ गड़बड़ लगा क्या। तो एक दूसरे से हमेशा कम्युनिकेट करो अपनी टीम के अंदर। तो एज ऑडिटर तुम्हारा ये सब जिम्मेदारी बनता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करो, डॉक्यूमेंट को मेनली जेन्युइन मानो, लेकिन डाउट हो तो क्रॉस कंफर्मेशन मंगवाओ। मैनेजमेंट से इंक्वायरी में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिले तो डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो, और अपने टीम मेंबर से हमेशा कम्युनिकेट करो। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, फ्रॉड का रिपोर्टिंग कैसे होता है। बिल्कुल, अगर आपको फ्रॉड मिल गया तो आप उसको शो करोगे ना बेटा। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्रॉड को पकड़ने के लिए क्या करें, सर फ्रॉड पकड़ लिए तब क्या करें। देखो फ्रॉड रिपोर्टिंग कैसे होता है। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है, सेक्शन 143 बोलता है फ्रॉड इन्वॉल्व अमाउंट ऑफ लेस देन 1 करोड़, तो पहले बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट भेजो। ऑडिट कमेटी क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही एक टीम होता है। ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही एक टीम होता है, तो पहला रिपोर्ट उनको भेजो। विद इन 2 days ऑफ नॉलेज रिपोर्ट द फॉलोइंग मैटर, नेचर ऑफ फ्रॉड एंड द अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व। आप 2 दिन के अंदर, आपको जैसे ही जानकारी मिले 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, आपको जैसे ही जानकारी मिले 2 दिन के अंदर जानकारी मिलने के 2 दिन के अंदर नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व, इस पूरा बात को डिटेल में ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंफॉर्मेशन भेज दो। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलो कि वो लोग अपने बोर्ड रिपोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज करें कि ऐसा एक फ्रॉड पकड़ा गया है, ताकि जब शेयर होल्डर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े तो उनको वो बात वहां पे मिल जाए। तो डिस्क्लोज द बोर्ड रिपोर्ट, disclose the following detail, nature of the fraud, amount of the fraud, parties involved in the fraud and remedial action taken by the company या directors। तो तुम्हारा काम 1 करोड़ से कम का अगर फ्रॉड है तो बोर्ड कमेटी या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट भेजो 2 दिन के अंदर, उनको ये बताओ कितना अमाउंट है, किस टाइप का फ्रॉड है और कौन लोग इन्वॉल्व है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलो कि ये बात वो लोग बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। 4 बातें डिस्क्लोज करेंगे वो लोग, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, नेचर ऑफ फ्रॉड एंड एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया वो लोग फ्रॉड को कवर करके वहां से पैसा रिकवरी करने का। अच्छा, अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा गए तो रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 करोड़ से बड़ा अमाउंट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे करोगे, वही 2 दिन के अंदर पहले ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट भेजो, पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओ भैया, उनको 45 दिन का टाइम दो कि वो तुमको रिपोर्ट करे कि वो लोग क्या किए इस फ्रॉड के बारे में। रिप्लाई ऑब्जर्वेशन रिसीव विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, वो लोग तुमको 45 दिन के अंदर रिप्लाई करेंगे। अब उस रिप्लाई को, अपने ऑब्जर्वेशन को, और उस पर अगर कोई स्पेशल कमेंट है तो 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। तो देखो स्टेप क्या हुआ, 2 दिन के अंदर तुम पहले बोर्ड कमेटी, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट भेजो, उनको 45 दिन का टाइम दो, उनसे ऑब्जर्वेशन वगैरह लो, और फिर अपना रिप्लाई, उनका ऑब्जर्वेशन और स्पेशल कुछ कमेंट है तो 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दो। अच्छा, बोर्ड कमेटी अगर कोई जवाब ही नहीं दे तो 45 दिन का तुम टाइम दिए, बोर्ड कमेटी कोई जवाब नहीं दिया, गोली मारो। तुम अपना रिपोर्ट और ये भी बताते हुए कि ऑडिट कमेटी कोई रिप्लाई नहीं किया हमको, बोर्ड कमेटी कोई रिप्लाई नहीं किया हमको, और अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दो। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि इसमें नंबर्स एंड रूल्स इन्वॉल्व हुए। बाकी पार्ट अब तक थ्योरेटिकल ज्ञान था, लेकिन ये बहुत काम का बात था। लास्ट पार्ट पे आते हैं, ऑडिट कितने टाइप का होता है। तो देखो, ऑडिट को जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिट एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर
ऑडिट को दो हिस्से में बांटा गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब वो जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर आता है बाहर से, एक इंडिपेंडेंट सीए, वो तुम्हारा पूरा ड्यूटीज को, डिटेल्स को चेक करके जाता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। साल के एंड में एक बार होता है। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब तुम्हारा इंटरनल ऑडिट, तुम्हारे अंदर के लोग ही, या तुम किसी चार्टेड को और पकड़ा और वो नॉर्मली चेक कर दिया। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिट आता है, कंपलसरी है। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है। तुम चाहो तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। यहाँ पे ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी नहीं है, तुम्हारे कंपनी का आदमी भी हो सकता है, वो चार्टेड होना भी जरूरी नहीं है, एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी हो सकता है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑडिट दो टाइप का होता है। इंडिपेंडेंट ऑडिट जो भी बोले, मतलब कोई बाहर का आदमी करके दे, और इंटरनल ऑडिट मतलब तुम्हारे कंपनी के अंदर के लोग करें। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी तीन टाइप का ऑडिट होता है। इंटरिम ऑडिट मतलब साल के बीच में कुछ ऑडिट करवा रहे हो। कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लगातार जो ऑडिट चलता है, मतलब हर महीना हर दिन चलता ही रहता है ऑडिट। और फाइनल ऑडिट जो ईयर एंड में एक बार होता है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, इंटरिम ऑडिट मतलब 6 महीना में एक बार करा लिए, 3 महीना में एक बार करा लिए, 8 महीना में एक बार करा लिए। कंटिन्यूअस ऑडिट जो रेगुलर होता है। फाइनल ऑडिट जो ईयर एंड में एक बार कैरी ऑन होता है पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, 5 मिनट और चैप्टर खत्म। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे होता है वैसे ऑडिटिंग भी स्टैंडर्ड होता है। इनका मेन पर्पस क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये आपको गाइडेंस देते हैं। देखो एक बात हमेशा समझना, ये रूल रेगुलेशन नहीं है, ये गाइडेंस देते हैं कैसे ऑडिट करें, क्या चीज कहाँ देखें, कहाँ रिपोर्ट करें, ये सब तुमको वहाँ समझाया हुआ रहता है तुम्हारी मदद के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद के लिए। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड मिनिमम गाइडेंस फॉर द ऑडिटर दैट हेल्प डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट स्टेप्स एंड प्रोसीड्यूर दैट शुड बी अप्लाइड। हम क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करें, अटक जाएं तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करें, ये सब हमको बताते हैं। तो मेन पर्पस क्या है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का? एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। तुम्हारे ऑडिटिंग का क्वालिटी अच्छा करता है, तुमको दूसरे ऑडिट रिपोर्ट से कंपेयर करने में मदद करता है, क्योंकि सब लोग ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके रिपोर्ट बनाते हैं, तो सबका रिपोर्ट का फॉर्मेट तरीका एक जैसा होता है, तो तुम कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस है, तुमको हाई क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स बताता है ताकि तुम्हारा ऑडिट का क्वालिटी अच्छा रहे। गाइडेंस इन परफॉर्मिंग इन ऑडिट तुमको गाइड करता है, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एक ऑडिटर अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके पूरा ऑडिट किया है तो लोगों को लगता है प्रॉपर रूल रेगुलेशन से ऑडिट हुआ है, तो उनका कंपनी पे भरोसा बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑडिट है, ये आपको याद नहीं करना, जस्ट एक मेयर आइडिया दे रहे हैं। चार्ट हम पूरा दिया है, आपको रटना नहीं है। लेकिन देखो ऐसे 10 से 100 से 199, ऐसे 100 से 199 इंट्रोडक्टरी मैटर पे है, हर एक चीज का मीनिंग बताया। ऐसे 200 से 299 सारे नहीं है, 200 से 299 ऐसे मत समझना 99 है। अभी आपको लिस्ट दिखाई देगा अगले 2 मिनट के अंदर। तो ऐसे 200 से 299 के बीच में जो भी ऐसे हैं वो सब तुमको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। ऐसे 300 से 499 तुमको रिस्क और उसमें ऑडिटर का रिस्पॉन्स के बारे में बताया है। ऐसे 600 से 699 तुमको ऑडिट एविडेंस कैसे कर, सॉरी अदर लोगों का वर्क को कैसे यूज करना है वो बताता है। ऐसे 500 से 599 तुमको ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करने है और उनको यूज कैसे करना है वो बताता है। ऐसे 700 से 799 तुमको रिपोर्ट कैसे बनाना है वो बताता है। और ऐसे 800 से 899 कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया का जो ऑडिट होता है उनके बारे में ज्ञान दिया है। तो देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट है। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऐसे 210 तुम्हारा ऑडिट एंगेजमेंट, यानी जब तुम ऑडिट लो तो कैसे टर्म्स एंड कंडीशन बनेगा ऑडिट लेने का वो बताता है। ऐसे 220 बताता है क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा। ऐसे 230 बताता है क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चाहिए ऑडिटर को। ऐसे 240 बताता है फ्रॉड के टाइम में कैसे रिपोर्ट करो। ऐसे 250 बताता है कि लॉ एंड रेगुलेशन क्या है ऑडिट करने का। ऐसे 260 बताता है कैसे कम्युनिकेट करो मैनेजमेंट से। ऐसे 260 रिवाइज्ड बताता है वही सेम चीज। ऐसे 265 बताता है इंटरनल कंट्रोल में अगर कुछ कमी है कंपनी का उसको कैसे बताओ मैनेजमेंट को। ऐसे 299 बताता है एक जॉइंट ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है। ऐसे 300 बताता है कि ऑडिट का प्लानिंग कैसे किया जाता है। ऐसे 315 बताता है कि कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करें। ऐसे 320 बताता है कि तुम्हारा मेटेरियलिटी में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या क्या प्लानिंग के टाइम क्या क्या बात इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसे 330 बताता है रिस्क को कैसे ऑडिटर रिस्पॉन्स करे। ऐसे 402 बताता है कि
अगर रिलेटेड पार्टी को ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कैसे ऑडिट में कंसिडर करो उसको। ऐसे 450 बताता है इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ऑडिट। तुमको कोई मिस स्टेटमेंट बताया मिला है तो उसको आगे डिटेल में चेक कैसे करो। ऐसे 500 बताता है ऑडिट एविडेंस क्या है। ऐसे 501 बताता है कि सेलेक्टेड आइटम में तुम ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे। ऐसे 505 बताता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन, भैया बोला ना डेटर से डिटेल लेना, बैंक से डिटेल मंगवाना, वो सब कैसे होता है। ऐसे 510 बताता है कि ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे ऑडिट करें। ऐसे 520 बताता है कि एनालिटिकल प्रोसीडियर एनालाइज कैसे करें। ऐसे 530 बताता है सैंपल कैसे कलेक्ट करें। 540 बताता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को कैसे अंदाजा लगाएं। 550 रिलेटेड पार्टी के बारे में बताता है। 550 बताता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, अगले ईयर का कोई डेटा इस साल मिल जाए तो क्या ऑडिट करोगे उसमें। 570 बताता है गोइंग कंसर्न कैसे चेक करोगे। 580 बताता है कि मैनेजमेंट या हर किसी से हर चीज़ में रिटर्न में लेना चाहिए, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है। ऐसे 600 बताता है कि दूसरे के काम को कैसे इवेलुएट करोगे। ऐसे अदर ऑडिटर, मतलब अगर 2 स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उसका काम क्या होगा, तुम्हारा काम क्या होगा, कैसे बंटवारा करोगे काम का। ऐसे 610 बताता है इंटरनल ऑडिटर का काम को कैसे यूज़ करोगे। 620 बताते हैं कोई एक्सपर्ट अगर आए है वैल्यूएशन ऑफिसर वगैरह तो उनके काम को कैसे यूज़ करोगे। 700 बताता है कि नॉर्मल रिपोर्टिंग कैसे होता है। 701 बताता है कुछ की इंपॉर्टेंट मैटर अगर पकड़ में आ गया तो उसका रिपोर्ट कैसे होगा। 705 बताते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट को अगर मॉडिफाई करना है, बदलना है तो कैसे बदलोगे। 706 बताता है कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कैसे फ्रेम होते हैं, लैंग्वेज कैसा होता है उनका, तो ये सब तुमको। ऐसे 710 बताता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर या कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनता है, कैसे यूज होता है ऑडिट में। 720 भी रिपोर्टिंग के बारे में। 800 जो बताता है कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एफआरएफ के हिसाब से तो वो कैसे फॉलो होगा। 805 बताता है कि स्पेसिफिक एलिमेंट बैलेंस शीट में अलग से जो दिखाया जाता है उनके बारे में तुम ऑडिट में क्या करोगे। 810 बताता है समरी कैसे बने पूरा रिपोर्ट का। तो ये सब कुछ था